गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जैव विविधता, है ना। पिछली कुछ क्लासें जब हुई हैं हमारी, उसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है और तकरीबन 5 क्लासें उसकी हुई हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक विस्तृत जानकारी उसमें ग्रहण की है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जैव विविधता के बारे में। यह भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, जिस नाते हमने इसको 3 पार्ट में पढ़ाने का प्रयास किया है। जो सबसे पहला चैप्टर पार्ट होगा इसका, वो है हमारा जैव विविधता, जिसके अंतर्गत जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे, है ना। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम भारत की जैव विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। और जब हम तीसरी पार्ट की बात करेंगे तब उसमें जो है जैव विविधता के संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को 3 क्लास में या 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पहला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग जैव विविधता के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आज की क्लास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आज की जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम किन-किन बातों पे चर्चा करेंगे, वो बातें हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज़ लिख दी हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो यही होगा कि आखिर जैव विविधता कहते किसको हैं, उसका परिचय हो जाएगा। जो सेकंड है वो हमारा रहेगा जैव विविधता के प्रकार कौन-कौन से हैं, है ना? जैसे आनुवांशिक और प्रजाति, और जो हमारा तीसरा है वो सामुदायिक या पारितंत्रिक विविधता। तीसरी जब हम बात करेंगे तब हम कहेंगे कि जैव विविधता का मापन किस प्रकार से होता है। इसके जो मापने के जो पैमाने हैं वो कितने प्रकार के हैं। वो 3 प्रकार के हैं, आप सब जानते होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा विविधता के बारे में। जब हम चौथी बात करेंगे तब इसमें जानेंगे कि जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है ना? और पाँचवीं बात, जहाँ से 1 नंबर का सवाल आपका अक्सर बन जाया करता है, और वो है हमारा जैव विविधता का विश्व स्तर पर विस्तार कैसे है, ठीक है? कहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे बहुत कम है, कहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है ना? तो वो सारी चर्चाएँ हम इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। छठी बात करें तो छठी बात में है कि जैव विविधता का महत्व क्या है ना? और सातवीं बात है कि जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या-क्या, मतलब इसके जो कम होने के रीज़न्स क्या-क्या हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो एक ओवरऑल जो हमारा एक व्यू था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने परिचय के बारे में कि आखिर जैव विविधता कहते किसको हैं, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है? तो आइए देखें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। अब देखो, जीवों की जो विविधता है, तो जीवों की विविधता का मतलब सिर्फ जीव-जंतु ही नहीं, बल्कि इसमें वनस्पतियाँ भी शामिल होंगी, ठीक है? और साथ में जो हमारे अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, वह भी शामिल होंगे। तो मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादप, सभी जीव-जंतु और सभी सूक्ष्म जीव, इन सभी के अंतर्गत जो-जो विविधताएँ पाई जाती हैं, उनको हम लोग इस जैव विविधता के कॉन्सेप्ट में शामिल करेंगे, ठीक? अगर इसको हम थोड़ा-सा अगर दूसरे शब्दों में कहें, तो जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा वनस्पतियों की संख्या से है, तथा इनका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है, ठीक है? मतलब एक ऐसा हमारा भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या पादप पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के हमारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है? किंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वो निवास करते हैं, ठीक है? अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अभी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। दूसरी बात यह है कि जैव विविधता के अंतर्गत जीवों के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को दृष्टिगत रखा गया है। इस दृष्टि से देखें तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है, ठीक है? और जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इस परिभाषा के बारे में बताया जा रहा है कि एक जगह है ब्राज़ील में, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है? वहाँ पर एक सम्मेलन होता है 1992 में। तो 1992 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की एक मानक परिभाषा अपनाई गई। अब इस परिभाषा में क्या बातें बताई गई हैं वो आप जान लीजिए। इस परिभाषा के अंतर्गत जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर तथा साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनमें ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। और साथ में इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता भी सम्मिलित है।
जिसको हम लोग अभी आगे आप अल्फ़ा, बीटा और गामा के रूप में जानेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो है एक क्या कहते हैं, एक ब्रॉड लेवल पर जो जैव विविधता का कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है? चौथी अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है, ठीक है? जिसे हम हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु और पादप पाए जाते हैं, ठीक है? उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है? या एक और नाम है मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है? और ऐसा भी है कि विश्व की लगभग 60% उभयचर पक्षी, जानवर तथा पेड़-पौधे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है? और पाँचवीं बात यह है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस बात पर विवाद है, ठीक है? इस बात को जानते रहिए। देखो कुछ किताबों में किसी और का नाम दिया है और कुछ किताबों में किसी और का नाम दिया गया है। लेकिन आप लोग इसको जानते रहिए कि किस-किस का नाम दिया गया है। माना ये जाता है कि 1980 में ई.ए. नोर्स तथा आई.ई. मैकने मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ठीक है? ऐसा मानक है। लेकिन जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है और जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। अब देखिए 1980 में दो वैज्ञानिकों का नाम आता है ई.ए. नोर्स और आई.ई. मैकमेनस, ठीक है? और उसके बाद 1985 में एक और साहब आते हैं, उनका नाम आता है वाल्टर जी रोजन, ठीक है? और यह पृथ्वी पर विभिन्न समुदायों की प्रजातियों की विविधता और जीवन की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ बातें जो है इस जैव विविधता के परिचय के बारे में जानी हैं, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आज का है, उसमें हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की जैव विविधता पाई जाती हैं। मतलब जो हमारे जीव हैं, जो हमारे पादप हैं, जो जीव-जंतु, उनमें किस प्रकार से भिन्नता आती है, उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखो कि जैव विविधता के प्रकार क्या हैं, तो जैव विविधता का अध्ययन समुदाय, प्रजाति एवं प्रजातियों की आनुवांशिकी में विविधता के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है? पहला है आनुवांशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता और तीसरा है सामुदायिक या पारतंत्रिक विविधता, ठीक है? तो इस प्रकार से 3 प्रकार की विविधताएँ जो है हमारे पारितंत्र में पाई जाती हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आनुवांशिक। तो सबसे पहले जो चर्चा कर लें हम आनुवांशिक की। तो पहला है आनुवांशिक विविधता। इसमें क्या बातें हैं भई? इसमें कहा ये जा रहा है कि आनुवांशिक विविधता का आशय किसी समुदाय में एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। अगर मान लो कोई हमारा पाइतंत्र है और इसमें कोई कुत्ता है, ठीक है? तो इस कुत्ता मान लो कोई कुत्ता है, अगर इसके जीन में कोई परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद का जो कुत्ता होगा उसमें थोड़ा-सा चेंज आएगा। फिर इसके अलावा अगर कोई कुत्ता है, उसके भी जीन में चेंज आया, तो वो भी थोड़ा-सा डिफरेंट पैदा होगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, ये उनके जीन में होने वाले परिवर्तन की वजह से ही आ रहे हैं, ठीक है? और जो हमारी आनुवांशिक विविधता है, वह भी यही कहती है कि एक प्रजाति के जीवों में के जीन में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। और इसके आगे लिखा है कि पर्यावरण में वनस्पति, जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता है, ठीक है? अच्छा ये होता क्यों है? ये चूँकि हम जब जिस वातावरण में रहते हैं, देखो अच्छा मान लो जैसे हम ही को मान लो, हम लोग इंसान हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है? यहाँ का जो ऊपरी भाग है, जो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ के लोग देखो वहाँ भी इंसान है, साउथ इंडिया में भी इंसान है, मिडल में भी इंसान है। लेकिन यहाँ के जो बंदे हैं वो बहुत गोरे होते हैं। साउथ के लोग क्या हैं? बहुत सांवले होते हैं। जो बीच वाले हैं ना तो ज़्यादा गोरे और ना तो ज़्यादा सांवले। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति का इफ़ेक्ट है। हम इंसान ही हैं, वहाँ भी, यहाँ भी और बीच में भी, ठीक है? लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियों के नाते हमारे जो जीन में चेंज आया, उस जीन में चेंज आने की वजह से जो बंदे जम्मू कश्मीर के हैं वो बहुत गोरे हो गए, जो साउथ इंडिया के हैं वो सांवले हो गए, ठीक है? तो ये भौगोलिक परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल करने के नाते हमारे जीन में ये बदलाव आए और इस बदलाव की वजह से हमारे अंदर क्या आ गई? भिन्नता आ गई, ठीक है? ये बात। दूसरी बात यह है कि प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के क्रम में इनके जीन में बदलाव आ जाता है।
एक ही प्रजाति के वनस्पति जीव जंतुओं के रूप तथा गुणसूत्रों में समानता होती है, जो निर्धारित करती है कि वे कहाँ और किस प्रकार दिखेंगे। वही जो अभी बात हमने आपको समझाई कि इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी हैं, लेकिन वो बहुत गोरे हैं। हम जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार के, जो आपका जो मध्य प्रदेश, जो ये जो आपका बीच का मामला है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गोरे और बहुत ज़्यादा काले नहीं हैं, बीच का मामला है। जो साउथ वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सांवले हैं, ठीक है? तो ये है कि वहाँ की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने जीन में चेंज कर लिया। इस नाते हमारी जो बनावट है या जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा रंग है, उसमें थोड़ा-सा बदलाव आ गया, ठीक है? और इस नाते हम थोड़ा-सा डिफरेंट दिखते हैं। कश्मीर वाले बहुत गोरे दिखते हैं, और साउथ वाले बहुत सांवले दिखते हैं, है ना? ये बातें हैं। तीसरी बात यह है कि एक प्रजाति के सदस्यों के बीच बहुत कम अंतर होता है। कुछ विलुप्त हो चुके पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की प्रजातियों की जानकारी उनके जीन के अध्ययन से हुई है। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता जीन पूल कहलाती है, ठीक है? जो जीन पूल होता है वो क्या है कि एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को ही जीन पूल कहते हैं, ठीक? और एक पॉइंट इसके बाद और है कि पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के जीन की संख्या का अनुमान जीनोम विश्लेषण कहलाता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, आईएमपी, ठीक है? कि पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के बीच की जो जीव-जंतुओं के जीन की संख्या का अनुमान जीनोम विश्लेषण कहलाता है। अभी तक कुछ ही वनस्पतियों व जीवों के जीनोम का पूरा अनुक्रमण हो पाया है, ठीक है? जैसे माइकोप्लाज़्मा, जीनों की जो संख्या है वो लगभग 450 से लेकर के 700 है, ठीक है? और ई कोलाई इसमें जो है 4000 एवं जो मानव में लगभग 35,000 से 45,000 जीन पाए जाते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने जीन पाए जाते हैं? तकरीबन 35,000 से 45,000। और इसके बाद कहा जा रहा है कि आनुवांशिक विविधता बढ़ने के साथ ही जातियों में पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के सापेक्ष अनुकूलन बढ़ जाता है। अगर आनुवांशिक विविधता कम होगी तो जातियों के रूप में अत्यधिक समानता पाई जाएगी, ठीक है? देखो, अगर मौसम, अगर जलवायु वहाँ की एक जैसी ही रही तो उनमें उनके अंदर जो है विविधता वो थोड़ी कम पाई जाएगी। लेकिन अगर जलवायु का ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है तो क्या होगा कि उनमें उनके अंदर जो विविधता है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे जो लोमड़ी हमारे इस गंगा जमुना के मैदान में पाई जाती है, जो मतलब जो हमारा ये क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है, और एक लोमड़ी जो जो कि आपकी पाई जाएगी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो इन दोनों में फ़र्क है, जबकि वो दोनों एक ही प्रजाति की हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ की जो जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग जो उसके बाल हैं वो कुछ ज़्यादा होंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ के क्षेत्र की है, उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश की, यहाँ की जो लोमड़ी, यहाँ के उसके बाल कम होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके जीन में यहाँ पे कम परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे जो है ज़्यादा चेंज आए हैं, ठीक है? और वहाँ की जो जलवायु है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चेंज आए हैं, है ना? तो ये कुछ बातें जो है जानने योग्य हैं आपके, और इस प्रकार से जो है चेंज आते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। दूसरी जो हमारी है वो है प्रजाति विविधता। इसमें क्या होता है भाई? प्रजाति विविधता के बारे में जानें। तो इसमें कह रहा है कि प्रजाति विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव-जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है। प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को बताती है, ठीक? और दूसरी बात यह है कि समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष बढ़ती है। सामान्यतः प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ प्रजाति विविधता भी बढ़ती है। और तीसरी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जीव-जंतुओं, वनस्पतियों के एक समुदाय की प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है। पर्यावरणीय पारितंत्र के साथ ही समुदाय की प्रजातियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इससे प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला और जटिल हो जाती है, ठीक है? और जो चौथी बात है कि इस खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता के लिए अत्यंत ही आवश्यक तत्व है, ठीक है? खाद्य श्रृंखला की जो जटिलता है वो जैव विविधता के लिए अत्यंत ही आवश्यक तत्व है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से ही जीव जंतुओं, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों का जीवन संभव हो पाता है, जैसा कि आप लोगों को हमने कल वाली क्लास में मैं पढ़ाया था। और जीव जंतुओं की प्रजातियों में वृद्धि पर्यावरण की उत्पादकता और स्थिरता को और मजबूत करती है। तो
तो ये कुछ बातें जो आपकी रही हैं प्रजाति विविधता के बारे में, ठीक है? और जो तीसरी बात है वह है हमारी सामुदायिक या पारितंत्रिक विविधता। इसमें थोड़ा-सा देख लें क्या बातें हैं। तो जो इसमें सबसे पहली बात लिखी है, वो ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवास में एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विश्व में भिन्न-भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं जैसे घास के मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील हो गया, मरुस्थल क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि हो गए, ठीक है? इसमें कह रहा है कि एक जो निश्चित भूभाग हमारा है, उसमें क्या चेंज आएँगे, जो दूसरे से डिफरेंट होगा। जैसे ये देखो, आपका ये जो घास का मैदान है, इसका जो पायतंत्र है, ये अलग किस्म का पायतंत्र है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ, उनमें अलग तरह की होंगी, ठीक है? जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ का जो पायतंत्र है, वो अलग होगा। यहाँ की जो जो घास के मैदान की जो वनस्पतियाँ हैं, इनकी जो पत्तियाँ, वो बहुत छोटी-छोटी होंगी, इनकी लंबाई छोटी होगी, लेकिन इनका जो घनत्व है, वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर की जो घासें हैं, जो मरुस्थल की घासें हैं, अगर वहाँ की हम बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ की जो पादप होंगे, इनकी पत्तियाँ चौड़ी होंगी, मोटी होंगी, ताकि ये पानी को बाहर कम से कम निकाल सकें, ठीक है? तो इस प्रकार के पायतंत्र में ही विविधता पाई जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार की जो विविधता है, वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? सामुदायिक के अंतर्गत आएगी, है ना? बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो इसमें कहा जा रहा है कि इन आवासों में बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती हैं और क्रियाशील रहती हैं। प्रत्येक आवास की पर्यावरणीय दशाओं में अंतर होने के साथ जीव जंतुओं के समुदाय एवं उसकी प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है। तीसरी बात यह है कि एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों में एवं दूसरे समुदाय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता विविधता या पारितंत्रिक विविधता कहलाती है, ठीक है? क्या कहा, मतलब इसका हुआ कि एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब ये हुआ कि एक मान लो तुम्हारा ये पाइतंत्र और एक पाइतंत्र ये है, इस पाइतंत्र का नाम ए है, एक पाइतंत्र का नाम बी है। तो इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, इन दोनों में क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई ये जो आपका है ए वाला है, इसके जीव जंतुओं की जो बनावट है अलग होगी, यहाँ के जो पादप है उनकी बनावट अलग होगी। जो हमारा बी वाला है, इसके जीव जंतुओं की बनावट अलग होगी और जो इनके पादप है उनकी बनावट अलग होगी। तो इस प्रकार से इन दोनों पाइतंत्रों की जो बनावट है वो अलग है। तो इस नाते इन दोनों के मध्य जो विविधता पाई जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सामुदायिक या पारितंत्रिक विविधता बोलेंगे, ठीक है? अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो इसमें बताया जा रहा है कि सामुदायिक विविधता आवास निकेतों के प्रकार पारिस्थितिक प्रक्रियाओं जैसे पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला तथा ऊर्जा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। क्यों होती है भाई? ये जो विविधता अभी हमने आपको बताई कि ए वाला जो फीचर अलग है, बी वाले के फीचर अलग है, तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है उनके पोषण चक्रों, उनके खाद्य श्रृंखला और उनके ऊर्जा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण, ठीक? और अगली जो बात है वो है सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक तथा स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो हैं आपने 3 प्रकार की जो जैव विविधता जानी। पहली कौन-सी? आनुवांशिक, जहाँ पर जीन के आधार पर समुदाय में क्या आता है, चेंज आता है, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं में। दूसरा है उसकी जो प्रजाति है, उसकी पूरी की पूरी नस्ल में ही चेंज आ जाता है, ठीक है? और जो तीसरा है वो है समुदाय में, कोई समुदाय ए है, कोई समुदाय बी है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सामुदायिक विभिन्नता बोलेंगे, ठीक है? हाँ, विविधता बोलेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है आपकी विविधता के प्रकार के बारे में रही। जो हम तीसरी बात करें तो आता है आपका जैव विविधता का मापन। तो जैव विविधता के मापन में अगर हम बात करें तो जो पहला पॉइंट है कि जैव विविधता के मापन से आशय प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। अब देखिए, अगर हम मापन करते हैं कि किसी पारितंत्र में अगर कोई जीव जंतु है उसमें कितना चेंज आया है ना, कितना बदलाव आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है उसकी संख्या को काउंट करते हैं, उसकी समृद्धि को काउंट करते हैं, ठीक? जैव विविधता के मापन के अंतर्गत प्रजातियों की संख्या तथा उनके बीच समता के आंकड़ों को संकलित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रजातियों की क्षेत्र विशेष में प्रचुरता का आकलन एवं प्रजातियों में समता का आकलन जैव विविधता के मापन का अनिवार्य
अंग है। और तीसरी बात यह है कि प्रजातियों की प्रचुरता के अंतर्गत यह देखा गया है कि समुदाय या पायतंत्र में प्रजातियों की कुल कितनी संख्या है। देखो ध्यान से सुनो उसको। मापन मतलब क्या, हम गणना कर रहे हैं, ठीक है? तो गणना में क्या होगा, उनकी कितनी संख्या है, इसको हम जान रहे हैं। जबकि समता के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पायतंत्र में प्रजातियों के मध्य कितनी समता है, और यदि समता कम, भिन्नता अधिक है, तो उस क्षेत्र में कुछ ही प्रजातियों का प्रभाव अधिक हो सकता है। जैव विविधता का मापन निम्न 3 विधियों द्वारा किया जाता है। चलो, कौन-कौन सी विधियां हैं? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक? अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अल्फा विविधता हम किसको बोलेंगे, बीटा विविधता किसको बोलेंगे और गामा विविधता हम किसको कहेंगे, ठीक है? चलिए, हम जब अल्फा विविधता की बात करते हैं तो इसमें देखो सीधी-सीधी मतलब है कि ये हमारा एक पायतंत्र है और इस पायतंत्र में कितने पादप हैं और कितने हमारे जीव हैं। इनकी जो गणना करेंगे उसको हम काउंट करेंगे किसमें? अल्फा विविधता में। मतलब किसी एक निश्चित पायतंत्र में कितने पादप और कितने जीव हैं, जब हम इसका काउंट करेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ, कि इसमें जो है अल्फा विविधता है, ठीक है? तो इसी को देखो आगे यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पायतंत्र की जैव विविधता है। यह किसी एक समुदाय या पायतन में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। वही बात जो भी हमने आपको ऊपर बताई कि एक हमारा कोई पायतंत्र है, इसमें कितने पादप हैं और कितने हमारे जीव हैं। इसकी जब संख्या का हम गणना करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? अल्फा विविधता के अंतर्गत आता है, ठीक? दूसरी अगर हम बात करें तो अल्फा मानक द्वारा किसी पायतंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों की आनुवांशिकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि अल्फा मापन द्वारा प्रजातियों की संख्या का आकलन करने से उनकी संख्या में वृद्धि और समृद्धि का भी आकलन किया जा सकता है, ठीक है? कि अभी देखो इनमें इतनी संख्या है, अगर इसको हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का जो मापन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? अल्फा विविधता के अंतर्गत आएगा। हम जब बात करेंगे बीटा विविधता की तो इसमें देखो ऐसा है कि बीटा विविधता जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। जैसे ये मान लो आपका एक पायतंत्र है ए और ये आपका है बी, पायतंत्र बी। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक पायतंत्र में कितने पादप और कितने जीव हैं, ठीक है? और वैसा ही पायतंत्र कुछ थोड़ी सी दूरी पर है या कहीं और है, वहाँ पर कुछ पादप और कुछ जीव हैं। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मान लेते हैं हमारे एक जो मान लीजिए यहाँ पे आम का पेड़ है, ठीक है? तो इस पायतंत्र में आम के पेड़ों की संख्या कितनी है और इस पायतंत्र में आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। हम यहाँ पर ये जान पाएंगे कि क्या बी वाले में ए वाले से ज़्यादा आम के पेड़ हैं कि कम आम के पेड़ हैं। अगर कम है तो उसका रीजन क्या है, अगर ज़्यादा है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है? मतलब जब हम दो पायतंत्रों के जीवों या पादपों के बीच तुलना करके हम उसकी गणना करते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा विविधता बोलते हैं, ठीक है? आई होप कि आप हमारी बात समझ पाए होंगे। तो इस तरह से हम जो है बीटा विविधता के बारे में जानते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि इसके अंतर्गत समुदाय की विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है। देखो वही बात जो भी हमने ऊपर बताई आपको, विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे 10 पेड़ आम के थे तो यहाँ पर 9 पेड़ हैं कि 11 पेड़ हो गए हैं, ठीक है? तो इसको हम जानने का जब प्रयास करते हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे? बीटा विविधता, ठीक है? और अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अमुक जो हमारी पादप हैं या जो हमारे जीव हैं, उनमें से क्या समस्या आई कि जो है वो पलायन कर गए या वो विलुप्त हो गए, ठीक है? जब हम उसका डेटा जान लेंगे तब उसकी हम संरक्षण की बात प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही आवास या समुदाय की पर्यावरणीय दशाएँ भी परिवर्तित हो जाती हैं। आवास या समुदायों के परिवर्तन के साथ ही कई प्रजातियाँ भी परिवर्तित हो जाती हैं। ये परिवर्तित प्रजातियाँ अनुकूल पारिस्थितिक परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करने लग जाती हैं। आवासों या समुदायों के बीच एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन की दर बीटा विविधता कहलाती है, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है बीटा विविधता के बारे में रही और जो तीसरी बात है वो है गामा विविधता। तो गामा के बारे में एक ही बात है कि जो गामा विविधता है वह एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है कि हमारा जो ये परिवेश है, ठीक है?
इसमें कितनी ज़्यादा प्रचुरता है। जब हम इसका आकलन करते हैं तब हम जानते हैं कि हम बीटा विविधता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? और कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत आवासों की विषमता या भिन्नता का पता चलता है। और जो हमारी गामा विविधता है वो अल्फा और बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमारा मापन है वो 3 प्रकार से होता है, अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब जो हमारा चौथा पॉइंट है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि विविधता की प्रवणता किसको कहते हैं, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइन की बात है, उसको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखा जा रहा है कि अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। मतलब ये है कि जो हमारी धरती है, इसका जो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है? और जो हमारा ये ध्रुव रेखा है, ठीक है? जब हम ध्रुवों से क्या होता है, जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जीवों की संख्या बहुत कम है या ना के बराबर है ध्रुवों पे। लेकिन जो हमारा ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु और भिन्न भिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं, ठीक है? ये क्या होगा, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जब हम शीत से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, या अगर हम ऐसा कहें कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आते हैं तो जैव विविधता ज़्यादा मिलती है। तो यही जो का अंतर है, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? इस अंतर को हम लोग बोलते हैं प्रवणता, ठीक है? जैव विविधता की प्रवणता। चलिए, अगला हम लोग देख लेते हैं, जो सेकंड पॉइंट हमारा है कि पॉइंट नंबर 2, है ना? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के आवासों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। कहीं प्रजातियों के लिए विकास की परिस्थितियां पर्याप्त हैं तो कहीं पर बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, जहां प्रजातियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नॉर्मल सी बात है। और जो तीसरी बात है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा मोस्ट आईएमपी लिख लीजिए यहाँ पर। मोस्ट आईएमपी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता में वृद्धि पाई जाती है, ठीक है? यहाँ पर सघन वृक्ष मिलेंगे, सघन आपके जीव जंतु मिलेंगे, यहाँ पे जो जीवों का घनत्व रहने का वो ज़्यादा मिलेगा। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। और और जो आपका शीत कटिबंध है वहाँ पर ना के बराबर मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, ठीक? बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि टैगा और टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में परिस्थितियां अत्यंत ही प्रतिकूल हैं। ये विश्व के सर्वाधिक ठंडे जलवायु प्रदेश हैं और जहां वर्ष भर तापमान निम्न बना रहता है। इन जलवायु क्षेत्रों में पौधों एवं अन्य जीवों का वृद्धि काल अत्यंत कम होता है। ऐसी स्थिति में प्रजातियों को जीवित रहने, प्रजनन एवं वृद्धि करने हेतु संसाधनों को प्राप्त करना और लंबे समय तक जीवित रहना एक चुनौती भरा काम है, ठीक है? बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो 5 में ये कहा जा रहा है कि वहीं निम्न अक्षांशों जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्रों में जहां मौसम वर्ष भर वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल बना रहता है, ऐसे क्षेत्रों में जातियों की को वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे प्रजातियों की संख्या में अत्यधिक विविधता दिखाई पड़ती है। जैसे चींटियों की प्रजातियों की संख्या यदि विषुवत रेखीय वर्षा वन में एक निश्चित क्षेत्र में 200 है, तो उच्च अक्षांश या हिम क्षेत्रों में यह संख्या 10 से भी कम होगी। वही जो बात ऊपर हमने आपसे बताई कि जो उच्च अक्षांश है, आप जब निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो जीवों के रहने, वहाँ सर्वाइव करने के लिए क्या है, अनुकूल हैं, ठीक है? और छठी बात यह है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में जैसे देखो, अभी तक तो हमने आपको बात बताई कि जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो हमारा भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, यहाँ की बात हमने कर ली, और जो शीत वाली बात है। इसके अलावा अब जब हम पहाड़ों की बात करेंगे, जब हम समतल से जब हम पहाड़ों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? तब होगा यह कि जो समतल हमारी जो ज़मीन है या जो हमारा ये जो पर्वत का जो निचला सिरा है, यहाँ पर विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान, दाब और जो वर्षा ज़्यादा होगी, ठीक है? जो पहाड़ हमारे हैं, जो पर्वत हैं, जो ऊँचाई पर हैं, यहाँ पर वो उस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, वो नहीं डेवलप हो पाती हैं। तो इस नाते अगर स्थल और पर्वतों की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? इसमें जो स्थलीय भाग है, यहाँ पर जो विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? चलिए,
तो वही बात देखो यहाँ पे कही जा रही है पॉइंट नंबर 6 में कि इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वहाँ जैव विविधता में कमी होती जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, और तापमान में कमी पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता की भिन्नता का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है हम लोगों ने जैव विविधता की प्रवणता के बारे में जाना। अब जो एक बात जहाँ पे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि जैव विविधता का विश्व स्तर पर क्या विस्तार है। ठीक है? कहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी वनस्पतियाँ या जीव, और कहाँ पे बहुत कम पाए जाएंगे, या कहाँ पे ना के बराबर पाए जाएंगे, है ना? तो इसको देखो, ये है कि जैव विविधता को विश्व स्तर पर निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाला, देखो अत्यधिक मतलब सबसे ज़्यादा, अधिक मतलब थोड़ा उससे कम, उसके बाद कम जैव विविधता वाला, और उसके बाद बिल्कुल या निम्न जैव विविधता, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर जैव विविधता। तो इस प्रकार से हमने चार प्रकार से इसको डिवाइड किया है। ठीक है? चलिए, तो अब जान लेते हैं कि ये कौन-कौन से क्षेत्र होंगे। अब देखो, यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि ये जो है टेक्निकल टर्म है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है? तो जो सबसे पहला पार्ट है अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, इसमें कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय कटिबंध के स्थलीय एवं जलीय भाग, ठीक है? जो हमारी धरती है जो हमारी धरती है, इस धरती का जो ये बीच वाला पार्ट है ना? भूमध्य रेखा वाला जो पार्ट हमारा है, इसके जो पास की ज़मीन है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, और जो हमारा जो ये जो शीत वाला पार्ट है, यहाँ पर जैव विविधता कम पाई जाएगी। ठीक है? वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि इस पार्ट में भूमध्य रेखा के जो आस-पास का जो एरिया है, यहाँ पर यहाँ के स्थलीय भागों में और यहाँ के जलीय भागों में, साथ ही प्रवाल भित्तीय क्षेत्रों में, ठीक है? और आर्द्र भूमि में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली हैं। ठीक है? तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता का जो क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से कहाँ-कहाँ पे है। तो अब इसको अगर वो एग्जामिनर आपका इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहा है कि भूमध्य रेखा के आस-पास का क्षेत्र, तब भी वो ऑप्शन भी सही है। अगर वो इस प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप में लिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के स्थलीय एवं जलीय भागों में, प्रवाल भित्तीय क्षेत्रों में और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में, अगर इन तीनों को भी वो मेंशन कर रहा है, तो भी बात सही है। ठीक है? क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं वो क्या है, ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्य से अधिक पाई जाती है। ठीक है? इसका रीजन क्या है, मैंने आपको अभी ऊपर समझाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीवों के सर्वाइव करने की जो स्थितियाँ हैं वो क्या हैं, उनके अनुकूल हैं, ताकि वो लंबे समय तक उसमें अपने आप को आसानी से ढाल सकते हैं। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 अगर बात करें, तो इसमें कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंध क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित हैं। मतलब निम्न अक्षांश मतलब जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा वाला, इसके आसपास की बात हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों मतलब चोटियों की तुलना में निम्नतर उत्तांशों, ठीक है, मतलब जो उसकी घाटियां हैं, यहाँ पर जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है, और यही सेम सेंटेंस आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? ये बात जो आपका ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इसको अगर अगर आप देखेंगे तो ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया सीधे से सेंटेंस ही है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों जैसे ये मान लो, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ जो चोटी वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जगह है, यहाँ पर जो विविधता होगी वो कम पाई जाएगी, और जो इसके तलहटी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे घाटियाँ बनती हैं ना, वी आकार की जो घाटी बनती है नहीं, यहाँ पर जो आपकी विविधता है वो ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक? और उसका रीज़न आपको पता है। तो यही बात जो है यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ ली गई है। अगर हम धरती के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा विविधता और शीत कटिबंध में कम विविधता। अगर हम स्थल और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो स्थल पर ज़्यादा विविधता और पर्वतीय क्षेत्रों में की जो चोटी वाला क्षेत्र वहाँ पे कम विविधता। यही बात, इतनी मोटी-मोटी बात समझिए। ठीक है? अब देखो, इसके इसके बाद इसका रीजन भी यहीं पे दिया गया है कि यहाँ जलवायु वीय दशाएं अनुकूल हैं, जिस कारण जीव जंतुओं, प्राणियों एवं वनस्पतियों का विकास संसार के अन्य भूभाग की अपेक्षा अधिक हुआ है। ठीक है? तो ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं और यहाँ से सवाल भी बनते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता का क्षेत्र है वो इसमें बता दिया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, मतलब पहला तो था अत्यधिक, सबसे सबसे ज़्यादा, उसके बाद
अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप, मानसूनी प्रदेश, घास के मैदान आदि शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट है कम जैव विविधता वाले क्षेत्र। ये कौन-कौन से होते हैं? तो इसमें आपसे ये बताया जा रहा है कि जीव-जंतु एवं वनस्पतियों के विकास की जो अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में, देखो अभाव में संसार का बहुत बड़ा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत कमजोर क्षेत्र है और इसके अंतर्गत उपध्रुवीय एवं मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। उपध्रुवीय का मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र आपका ऊपर वाला है, इसके बाद वाला जो उसके तलहटी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की बात हो रही है, ठीक? एक आपका वो क्षेत्र हो गया और साथ में आपका जो है, जो आपके डेज़र्ट वाले एरिया हैं, वहाँ की बात हो रही है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो जलवायु थोड़ी-सी कम अनुकूल है। भाई देखो, अगर आपके मौसम का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, तो उसमें आप नॉर्मली जो सॉरी 34 के आसपास होगा, तो आप नॉर्मली उसमें सर्वाइव कर पाएँगे। लेकिन अगर वो तापमान आपका 37, 38 या फिर 40 पहुँच गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करेंगे। तो जहाँ पे आपका 30 के अंदर था, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे और जहाँ पे आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान, वहाँ कम लोग रहेंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है? और उसके बाद जो चौथा डिवीज़न है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। चलो भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र के बारे में। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र है, वो कहाँ पाया जाएगा? वो ध्रुवों पे पाया जाएगा। जो हमारी धरती है, इसका जो ध्रुव है उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होता क्या है कि साल भर क्या होते हैं? हिमाच्छादित रहते हैं, ठीक है? तो इस नाते यहाँ पर जो है जो जैव विविधता है, वो कम से कम पाई जाएगी। तो इसमें लिखा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के चतुर्दिक बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित है। सतत हिमाच्छादित क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसके अंतिम छोरों में जहाँ पर ग्रीष्म काल में हिमद्रमण होता है, वहाँ पर छोटी-छोटी वनस्पतियाँ एवं जीव जंतुओं का उद्भव हो जाता है। कुछ को छोड़ करके सभी का जीवन अल्पकालिक ही होता है। मतलब ये है कि ध्रुवों पर या तो जीवन नहीं है या फिर अगर है तो बहुत ही ना के बराबर है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रकार के जो डिविजन्स पढ़े कि जहाँ पर जैव विविधता के जो स्तर हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है? पूरे वर्ल्ड में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है, जो जैव विविधता के विश्व स्तर पर जो भी विस्तार थे उसको हम लोगों ने जाने यहाँ पे। ठीक? अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा जैव विविधता का महत्व क्या है, ठीक है? एक पॉइंट इसको जान लेते हैं, उसके बाद जो इसके ह्रास के रीजन्स हम जानेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर जैव विविधता का हमको लाभ क्या मिलेगा, उसको जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव-जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, जो मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है, ठीक? दूसरा पॉइंट ये है कि जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जंतुओं, वनस्पतियों से भोजन, देखो मनुष्य को जीव जंतुओं से, ठीक है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भोजन मिलता है। आवास के लिए जरूरी संसाधन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, रबर मिलते हैं, इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं आदि की प्राप्ति के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। तो ये सारे लाभ हमको जैव विविधता के नाते ही मिलते हैं। और तीसरी बात यह है कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता में समृद्धि पाचतंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक है। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो उसके महत्व की थी। अब जो एग्ज़ाम में आपके आता है, वो यहाँ से आता है कि जो जैव विविधता के ह्रास के रीज़न्स क्या-क्या हैं, ठीक है? आखिर जो हमारी जैव विविधता में कमी आ रही है, उस कमी का रीज़न क्या है? तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, इसको आप लोग जान लीजिए। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर और मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस क्रम में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 9 पॉइंट जो है आपके लिए छांटने का प्रयास किया था। तो उसको एक बार देख लीजिए। जो सबसे पहला है वो प्राकृतिक आवास का विनाश करना, ठीक है? ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जैव विविधता के नाश होने या खत्म होने का या ह्रास होने का जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो यही है कि उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, वो क्या हो जा रहे हैं? नष्ट हो जा रहे हैं। जैसे हाँ, अगर आपने देखा होगा तो अब जो बंदर हैं, जो पहले पेड़ों पे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, अब वो आपके मोहल्ले, आपके गाँव, आपके शहरों में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ से जो पेड़ जब काट करके वहाँ जब घर बना दिए गए, तो अब वो कहाँ जाएँगे, ठीक है? तो इस नाते और उसमें से कुछ बंदरों या कुछ
ऐसे जो जीव थे इनकी प्रजातियाँ ही समाप्त कर दी गईं, ठीक है? तो ये जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है। तो पहली बात वही वही लिखी गई कि प्राकृतिक आवास का विनाश करना, वनों के अत्यधिक कटाव व घास के मैदानों को समाप्त करना जिससे जैव विविधता को अधिक खतरा पैदा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जानवरों का अवैध शिकार और उनकी तस्करी, इससे भी जो जैव विविधता पर फ़र्क पड़ा है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा उसके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जीवों का अवैध शिकार एवं उसकी तस्करी कर रहा है, जिससे आज जीवों की कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। आप सब जानते हैं, आए दिन आपको अखबारों में या टीवी, रेडियो में आपको सुनने को मिलता है कि अमुक प्रजाति जो है या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक? तीसरी बात ये है कि कृषि क्षेत्रों का विस्तार, जिसके अंतर्गत वनों की अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिससे जैव विविधता अधिक प्रभावित हुई है। चौथी बात वायु और जल प्रदूषण, है ना? इसके बढ़ने से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे जो हमारे पादप ही नहीं बल्कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो रहा है ना? ये बात। पाँचवीं बात है कि समुद्री जल तथा नदी जल में प्रदूषण फेंका जा रहा है। आप सब जानते हैं कि जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हमारी लगाई जा रही हैं, वो नदियों या समुद्रों के किनारे ही हैं। तो उनका जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो कहाँ जा रहा है? समुद्रों में जा रहा है या फिर नदियों में जा रहा है। तो जब वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर जाएगा तो जो हमारा ये जो समुद्र का हमारा तो ये है, ठीक है, इतना पार्ट, ठीक है। तो जब ये कचरा यहाँ पर जा रहा है तो इसका कुछ ऐसा पार्ट होगा जहाँ जहाँ पे जा करके ये क्या करेगा, उसके नीचे जो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए था उसको रोक दे रहा है। तो इसके से क्या होगा, जो इसके नीचे का जो वातावरण है वहाँ पर पादप अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे। तो जब पादप भोजन नहीं बना पाएंगे तो जो वहाँ के जू प्लैंकेट्स हैं वो क्या होंगे, अब वो अपना भोजन ही नहीं पाएंगे। तो ना तो आपका पादप रहेगा और ना ही वहाँ का जीव रह पाएगा। इस प्रकार से जो समुद्री या जो आपका जो नदी का जो पाइतंत्र है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। वही बात देखो यहाँ पर लिखी गई है कि इसके कारण समुद्र और नदी के तलों पर पाई जाने वाली वनस्पतियों तक प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। परिणाम स्वरूप ये वनस्पतियाँ लुप्त हो गई और उन पर आश्रित रहने वाले जो जीव जंतु या जो वनस्पतियाँ वो संकटग्रस्त अवस्था में पहुँच गई हैं, ठीक है। और छठी बात ये है कि समुद्र का तापमान बढ़ना। बढ़ते तापमान के कारण समुद्री जैव विविधता खतरे में है। समुद्र का जल प्रदूषण के कारण अधिक खारा होता जा रहा है और इसमें पाई जाने वाली जो असंख्य प्रजातियां हैं वो खतरे में हैं। सातवीं बात यह है कि जो तटीय इंजीनियरिंग का निर्माण, इससे क्या हो रहा है, इससे ये होता है कि जो हमारा संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है, जो भी हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, वहाँ पर क्या है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसके दौरान बहुत ही जहरीले पदार्थों एवं तेल का स्राव समुद्र में हो जाता है, जो जैव विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों के विस्तार के कारण ही जो संक्रमणकालीन जो आपका इकोटोन हम जिसको बोलते हैं, वो जो क्षेत्र हमारा है, वो क्या हो रहा है, वो खतरे में आ जा रहा है, ठीक है। और जो कि जैव विविधता का एक सर्वाधिक क्षेत्र था, है ना? तो जब वही आपका खतरे में आ जा रहा है, तो फिर आपका जो ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, तो इसको करने का क्या मतलब भाई? है ना? तो जितना आप तटीय क्षेत्रों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा संक्रमणकालीन क्षेत्र है, ठीक है? इकोटोन जो हमारा क्षेत्र है, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके साथ जो 8वीं बात है, वो है प्राकृतिक आपदाएँ। तो इसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो बहुत बड़ा भूकंप आ गया, ठीक है? तो उस क्षेत्र की जो प्रजातियाँ हैं, चाहे पादप या जीव की, वही समाप्त हो गई, या उस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, तो वहाँ पर भी ऐसे बातें आती हैं, ठीक है? उसके बाद जो 9वीं बात है वो है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन इसके के कारण अनुकूल वातावरण का ना मिलना, जिससे जीव और पादप की अधिक तेजी से समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमने आपको फाइंड आउट किए थे जो आपको जानने थे। तो इस प्रकार से अगर हम आज की क्लास को देखें तो इस प्रकार से हमारे 6 पॉइंट के अंतर्गत सारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की जो पहली क्लास थी जैव विविधता की, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये 6 पॉइंट्स पर आज चर्चा किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब जो जो इस क्लास की का जो थोड़ा बहुत पार्ट बचता है वो है पीवाईक्यू। तो हम जब इसको पीवाईक्यू कर लेंगे तब हमारी ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब हम कल की क्लास में आएँगे तो उसमें हम लोग इसके जो सेकंड पार्ट है भारत में जैव विविधता, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? और उसके बाद वाली क्लास में जैव विविधता के संरक्षण पे बात करेंगे, ठीक? तो फिर ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।